हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 का ये सब्जेक्ट है। इसका चैप्टर 2 का पार्ट 2 मैं आपको आज कवर करवाऊंगी। पार्ट 1 मैंने आपको बताया था कि शासक वर्ग की भूमिका क्या रही थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के दौरान, जिसमें खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में बता रखा था। अब हमें पढ़ना है जो खिलजी वंश है और तुगलक वंश है, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया और पूरे जो दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी, ये जब शासक बने थे, उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके आधुनिक आंतरिक सुधार और क्या प्रयोग रहे थे खिलजी वंश के दौरान। जब अलाउद्दीन खिलजी जब था वो सिंहासन पर बैठा था, तब तक दिल्ली सल्तनत की स्थिति साम्राज्य का मध्य भाग इट मीन्स ऊपरी गंगा घाटी और पूर्वी राजस्थान वाले हिस्से में अच्छी तरह से संगठित हो गई थी। जो इस स्थिति में सुल्तानों को आंतरिक सुधार की और प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ये जो स्थिति रही थी यहाँ पे, तो उसमें आंतरिक सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, प्रोत्साहित किया था, मोटिवेट किया था, जिसका उद्देश्य प्रशासन में सुधार करना। प्रशासन में मतलब कि जो भी इनकी सेना है, सेना को मजबूत करना, कानून वगैरह जो है उनको बनाए रखना, भूमि राजस्व प्रशासन की मशीनरी निर्मित करना। भूमि राजस्व प्रशासन मतलब कि भूमि का जो राजस्व है, राजस्व मतलब कि जो टैक्स है, टैक्स वगैरह जो ये लोग लेते थे भूमि की, उसकी मशीनरी निर्मित करना, कृषि के विस्तार के लिए, सुधार के लिए और तेज़ी से विकसित होते शहर में नागरिकों के कल्याण के प्रयास करना था। तो ये बहुत सारे रीज़न जो रहे थे इसमें। दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी जब सिंहासन पे बैठा था, तो इतनी सारी चीज़ें इसने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था क्या थी? बाज़ारों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन के उपाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में से एक थे। नीतिगत पहल इसने की थी अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था एक बड़ी सेना बनाए रखना चाहता था, बहुत बड़ी सेना जिसका वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके। इसलिए उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत कम और निर्धारित कर दी थी। मतलब कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनकी कीमत को इसने कम कर दिया था और लिमिट्स तय कर दी गई थी। अब कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में अलग अलग वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाज़ार स्थापित किए गए थे, जिसमें से पहला बाज़ार था अनाज बाज़ार, मतलब कि मंडी बनाई गई थी। कपड़ा बाज़ार के लिए सराय अदल और घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाज़ार इसमें अलग था। 3 बाज़ारों में डिवाइड कर दिया गया था। अब कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अधीक्षक शाहनाए मंडी नियुक्त किया था, जिसकी सहायता एक गुप्तचर अधिकारी द्वारा की गई थी। शाहना ए मंडी के अलावा अलाउद्दीन को 2 अन्य स्वतंत्र स्रोतों का मतलब कि बरीद सूचना अधिकारी और मुहियन गुप्तचर से बाज़ार की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त होती थी। ये 2 अधिकारियों को रखा था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें बरीद जिसे बोलते हैं सूचना अधिकारी जो इन्फॉर्मेशन देता है, और दूसरा मुहियन बोलते हैं गुप्तचर को। गुप्तचर से मतलब बाज़ार की दैनिक रिपोर्ट वगैरह से मिलती थी। गुप्तचर का मतलब ये होता है कि जो डिटेक्टिव्स वगैरह जो होते हैं उनसे बाज़ार की जो डेली बेसिस पर जो रिपोर्ट थी वो उससे प्राप्त होती थी। अब सुल्तान के आदेशों के किसी भी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कठोर दंड का प्रावधान था। अगर इसकी सुल्तान जो थे उसके आदेश का कोई उल्लंघन नहीं करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था, जिसमें राजधानी से निष्कासन करना मतलब कि निकाल दिया जाता था उसे, या तो जुर्माना लगा दिया जाता था उस पर, या कारावास की सज़ा मतलब कि जो बंद कर दिया जाता है जेल में लाइफ टाइम के लिए। अंग भंग मतलब कि हड्डी बसली तोड़ना जिसे बोलते हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे मार पिटाई होती है बहुत ज़्यादा, वो सब। अब दिल्ली बाज़ार में घोड़ा व्यापारियों और दलालों द्वारा घोड़ों की खरीद पर रोक लगाकर घोड़ों के बाज़ार में कम कीमतें सुनिश्चित भी कर दी गई थी। अब घोड़ों की जो कीमतें थी ना उसको भी इसमें कम कर दी गई थी। वहीं हम देखें कृषि में भी सुधार किया था इसने। बाज़ार पर नियंत्रण करने के अलावा भी अलाउद्दीन ने भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम भी उठाया था। भू राजस्व प्रशासन मैंने जैसे बताया कि इसके लिए भी कानून लागू किया गया था कि भूमि जिसकी भी थी उससे राजस्व वसूल करते थे, टैक्स वगैरह ये वसूल करा करते थे। वह सल्तनत में पहला सुल्तान था जिसने इस बात पर बल दिया था कि दोआब में भू राजस्व का आकलन कृषि के अंतर्गत भूमि की पैमाइश के आधार पर भी किया जाएगा। भूमि की पैमाइश नहीं है, ये पैदाइश है। पैमाइश इट मीन्स कि जो जितनी भी भूमि में जितनी भी खेती हुई है
उसके अनाज पे डिपेंड होता था कि कितना अनाज पैदा हुआ है, उसी के आधार पर ही इनका भू राजस्व तय होता था। मतलब कि टैक्स वगैरह उसी के बिहाफ पे ये लोग दिया करते थे। इसका मतलब ये था कि गांव के अमीर और शक्तिशाली लोग जिनके पास अधिक भूमि थी अपना बोझ गरीबों पर नहीं डाल सकते थे। अब अलाउद्दीन चाहता था कि क्षेत्र के जमींदार, जिन्हें खुद और मुकद्दम और खुद बोला जाता था, क्षेत्र के जमींदार जो होते थे, अन्य लोगों के सम्मानी कर का भुगतान भी करे। इस प्रकार दुधारू पशु जो होते थे तथा गृह कर भी देना पड़ता था। दुधारू पशु होते थे, पालतू पशुओं को रखा जाता जो घर में, उनका भी कर लगता था। साथ ही साथ हाउस टैक्स भी इनको पे करना पड़ता था। अब साथ ही अन्य अवैध उपकरों को छोड़ना पड़ता था। अवैध उपकर जो होते थे, जो इलीगल तरीके से उन पर जो कर लगे रहते थे, जो टैक्स वगैरह पे करते थे, वो सब हटा दिए गए थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग क्या रहे थे? पहले तो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसने कृषि में विस्तार किया था, बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया था। ये दो आप पॉइंट्स में से पूरा पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हैं। वहीं हम बात करें जब तुगलक वंश का जब समय आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे जिसमें पूंजी का स्थानांतरण इसमें इन्वॉल्व होता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो 1324 से लेकर 1351 तक का जो समय रहा था, उसको एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक प्रयोग किए और कृषि में गहरी रुचि दिखाई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने भी कृषि में सुधार किए थे, वहीं जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि में सुधार किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद जो सबसे विवादास्पद कदम उठाया था वह था राजधानी को दिल्ली से देवगिर, बाद में इसका नाम क्या बदला था, दौलताबाद में स्थानांतरित करना था। अब दिल्ली का जो वर्ड है, अब तो दिल्ली तो भारत की राजधानी रही है, इसको बदल के फिर से दिल्ली कर दिया गया था। लेकिन जब इसका समय था तुगलक वंश का, तब उसने दिल्ली से देवगिर जो बाद में दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, उसमें स्थानांतरण करना इसका काम था। केवल उच्च वर्ग जो थे, जिसमें शेख, रईस, उलेमाओं को दौलताबाद जाने की आवश्यकता थी, जबकि बाकी आबादी दिल्ली में ही रही थी। दौलताबाद जगह का नाम है जिसको भारत की राजधानी घोषित करना था इसका, लेकिन सिर्फ शेख वगैरह, रईस वगैरह और उलेमाओं को ही वहाँ रहने का, वहाँ पे बसने का अधिकार था, लेकिन जो आम जनता थी वो दिल्ली में ही रही थी। अंततः बढ़ते असंतोष और इस एहसास के कारण कि दक्षिण से उत्तरी क्षेत्रों को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाने का फैसला भी किया था। इसने संचार व्यवस्था में सुधार कर उत्तर और दक्षिण भारत को एक साथ लाने में मदद की थी। उत्तर और दक्षिण भारत जो था उसको एक साथ लाने में मदद भी इसने की थी संचार व्यवस्था से। संचार व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, टेलीफोन का आविष्कार वगैरह वो सब इसमें हुआ था। इनमें कई धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग भी शामिल थे, बहुत सारे धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि दौलताबाद गए वो लोग और वहीं बसने लगे थे, और इन लोगों को तुर्क अपने साथ उत्तर भारत भी ले गए थे, और उन्होंने दक्कन में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस टाइम पे विभिन्न धार्मिक लोग वहाँ पे रहते थे, जिसकी वजह से वो दौलताबाद में भी बसे रहे। और वो लोग जो थे वो तुर्कों के साथ गए थे उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत मतलब कि जो उत्तराखंड का इलाका पड़ता है, उत्तराखंड वगैरह, जो वो उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया में ये लोग गए थे, और उन्होंने दक्कन में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों को अपनाया था। इसके प्रचार प्रसार में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक संपर्क की एक नई प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। सांस्कृतिक संपर्क मतलब कि उनके पहनावा, रीति रिवाज वगैरह भी उन लोगों ने, दक्षिण भारत के लोगों ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया था, इस सांस्कृतिक संपर्क उन्होंने भी बनाया था। वहीं हम बात करें टोकन मुद्रा की। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई एक विवादास्पद परियोजना थी टोकन मुद्रा। अब बरनी के अनुसार ये कहा जाता है कि सुल्तान ने टोकन मुद्रा की शुरुआत की क्योंकि सुल्तान की वजह अभियानों के साथ साथ उसकी असीम उदारता के कारण खजाना खाली हो गया था। असीम उदारतावादी नीति अपनाने की वजह से उसका जो खजाना था वो खाली हो चुका था, जिसकी वजह से ये अभियान चालू किया गया था। विजय अभियानों के साथ साथ
सुल्तान की जो विजय अभियान रहा था, क्योंकि ये जीतते गए थे, तो उसके साथ साथ असीम उदारतावादी की नीति अपनाने के साथ साथ खजाना उसका खाली हो गया था। इट मीन्स कि पूरी तरीके से वो मतलब उसका पैसा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। अब 14वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी तो विश्व में चांदी की कमी हो गई और भारत को संकट का सामना भी करना पड़ा था 14वीं शताब्दी में। इसलिए सुल्तान को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि जो है चांदी की कमी हुई। चांदी की कमी होने की वजह से जो सुल्तान है उसने तांबे के सिक्के को जारी किया था। अब उसने चांदी के सिक्के, जिसको टंका बोलते हैं, उसके स्थान पर तांबे का सिक्का इसने शुरुआत की थी, जिसे जीतल बोलते हैं, वो चलाया था और आदेश दिया कि इसे टंका के समतुल्य स्वीकार किया जाए। मतलब कि टंका के समतुल्य ही इसे स्वीकार किया जाए, ये आदेश इसने जारी किया था। अब हालांकि भारत में टोकन मुद्रा का विचार नहीं नया था और इसे स्वीकार कर पाना व्यापारियों तथा आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन था। टोकन मुद्रा मतलब कि जो हमारे सिक्के वगैरह होते हैं उन सबको बोलते हैं। उस टाइम पे पहले टंका बोलते थे चांदी के सिक्के को, और तांबे के सिक्कों को जीतल बोलते थे। अब जीतल को ही टंका के समान ही समझने का इसने आदेश दिया था। अब राज्य ने टकसालों द्वारा जारी सिक्कों की नकल को रोकने के लिए भी उचित सावधानी नहीं बरती थी। अब सरकार लोगों को नए जाली सिक्के बनाने से रोक नहीं सकी और जल्द ही बाज़ारों में नए जाली सिक्के बहुतायत में आने लगे थे। क्योंकि क्या हुआ था कि ये जो चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के आए थे, तो तांबे के सिक्के नकली भी बनने शुरू हो गए थे। अब जैसे कि नकली नोटों का व्यापार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, तो वहीं पहले के टाइम पर नकली जो जाली सिक्के थे वो भी आने लग गए थे बाज़ारों में। तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा इसके लिए मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इसने टोकन व्यवस्था को भी वापस लिया था। अब बर्नी के अनुसार क्या कहा जाता है कि लोगों ने अपने घरों में टोकन मुद्रा डालना शुरू कर दिया था। हालांकि आम आदमी शाही खजाने द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों और स्थानीय स्तर पर बने जाली सिक्कों के बीच अंतर करने में विफल हो रहे थे, क्योंकि ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि जाली कौन सा है और असली कौन सा है। तो इसीलिए जो सुल्तान है उसने टोकन मुद्रा को वापस ले लिया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके शासनकाल के दौरान कृषि सुधार हुआ था, जिसमें चेंजेस आए थे कुछ, जैसे कि कृषि सुधार। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने कृषि में सुधार के लिए बहुत सारे उपाय खोजने का कार्य इसमें किया था। अब इनमें से अधिकांश का परीक्षण दोआब क्षेत्र में किया गया था। दोआब क्षेत्र मतलब कि दो नदी के बीच का फासला जिसे बोला जाता है दोआब क्षेत्र, तो उसमें ही इसने अपना परीक्षण किया था, मतलब ट्रायल दिया था यहाँ पे कि क्या हो सकता है इसमें। और अलाउद्दीन खिलजी की नीति के अंतर्गत क्षेत्र के जमींदार, जिन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता था, उनके लिए अन्य लोगों के सम्मानी कर का भुगतान करने का प्रावधान था। अन्य लोगों की तरह ही जो मुकद्दम और खुद थे उनको भी यही आदेश दिया गया था कि वो अन्य लोगों के सम्मानी भुगतान करे। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक इसमें विश्वास नहीं करता था, परंतु वह राज्य के लिए भू राजस्व का पर्याप्त हिस्सा अवश्य ही चाहता था। भू राजस्व का पर्याप्त हिस्सा वो चाहता था राज्य के लिए। अब सत्ता में रहने के दौरान उसने जिन नीतियों को बढ़ावा दिया था, जब ये सत्ता में रहा था उसे जिन नीतियों को बढ़ावा दिया था वह पूरी तरीके से विफल रही थी। उन नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक था, मतलब कि दीर्घकालिक प्रभाव जो रहा था वो तो सकारात्मक था, लेकिन जो उसने नीतियां वगैरह बनाई थी वो पूरी तरीके से विफल रही थी। वो लंबे टाइम तक उन नीतियों को नहीं फॉलो कर पाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की शुरुआत में ही गंगा के दोआब मतलब दो नदियों का बीच का जो रास्ता होता है उसके अत्यधिक कर निर्धारण के कारण गंभीर किसान विद्रोह भी हुआ था। ज़्यादा कर इसने निर्धारित किया था, तो उसकी वजह से गंभीर किसान विद्रोह भी वहाँ पे हमें देखने को मिला था। अब किसान जो थे वो गाँव से भाग गए और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें पकड़ने एवं दंडित करने हेतु कठोर कदमों का सहारा भी लिया था। तो कठोर कदम उठाए थे उनको पकड़ने के लिए, उनको सजा देने के लिए, और लगभग 6 वर्षों तक इस क्षेत्र को तबाह करने वाले भीषण अकाल बढ़ा था, उस स्थिति को और भी ज़्यादा बदतर बना दिया था। अब मवेशी जो थे और बीज जो थे और कुएं खोदने के लिए अग्रिम राशि देकर राहत के प्रयास बहुत देर से किए गए थे। मतलब कि राशि देकर मतलब कि उनको पैसा दिया जाता था इनको खोदने के लिए, बीजों को खुदाई करके उसमें बीज लगाने के लिए, और मवेशियों के लिए
जो था वो सब राहत के प्रयास बहुत देर बाद हमें देखने को मिले थे। और दिल्ली में मौतों की संख्या इस कदर बढ़ गई थी कि हवा भी प्रदूषित हो गई थी। अब सुल्तान ने दिल्ली छोड़ दी और 2.5 साल तक दिल्ली से 100 मील दूर कन्नौज के पास गंगा के तट पर स्वर्गद्वारी नामक शिविर में जीवन इसने बिताया था। क्योंकि इसने सुल्तान ने जो था वो दिल्ली को छोड़ दिया था किसान विद्रोह की वजह से, अकाल पड़ने की वजह से। तो और उसके बाद 100 मील दूर जो कन्नौज के पास गंगा की घाटी है वहाँ पर स्वर्गद्वारी नामक एक शिविर था, वहाँ पे इसने अपना जीवन बिताया था। अब दिल्ली लौटने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में खेती के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना का शुभारंभ भी किया था। उसने दीवान अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसका मतलब था कि क्षेत्र को एक अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। अब जो क्षेत्र थे ना उसको एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक अधिकारी नियुक्त किया था इसने, उनको ब्लॉकों में विभाजित कर दिया, जिनका कार्य किसानों को ऋण देकर खेती का विस्तार करना था। ऋण मतलब कि जो उनको जो ब्याज पर पैसा दिया जाता है और उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था। उधार देना, ऋण देना मतलब कि उधार देना। अब जिसमें जौ के स्थान पर गेहूं, गेहूं के स्थान पर गन्ना, गन्ना के स्थान पर अंगूर तथा खजूर आदि भी फसल इसमें उगाए गए थे। और यह योजना बड़े पैमाने पर विफल रही थी क्योंकि इस उद्देश्य के लिए चयनित व्यक्ति अनुभवहीन और बेईमान थे। चयनित व्यक्ति जिसको इसने चूज किया था वो अब अनुभवहीन थे, एक्सपीरियंस नहीं था उन्हें, और बेईमान भी थे, और उन्होंने अपने स्वयं के उपयोग के लिए धन का दुरुपयोग किया था। अब वो खुद के फायदे के लिए उसने धन की बेकदरी की थी, दुरुपयोग किया था। और इस बीच मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु भी हो गई थी और फिरोज ने ऋण माफ कर दिया। लेकिन खेती के विस्तार में सुधार की मोहम्मद बिन तुगलक की नीति को फिरोज ने और बाद में अकबर ने और फिर मजबूती से लागू भी किया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह जो आया था उसके बाद अकबर ने भी मजबूती दिखाई थी कृषि के विस्तार के लिए। तो अब ये पूरा मैंने आपको बताया कृषि का विस्तार वगैरह के बारे में। अब इसमें एक सामाजिक प्रणाली का विकास हुआ था दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ, जिसको हम बोलते हैं इक्ता प्रणाली के नाम से। इक्ता प्रणाली के विकास के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये जानते हैं हम इक्ता प्रणाली एक्चुअल में क्या थी। इक्तादारी प्रणाली वह प्रणाली थी जिसमें सुल्तानों ने अपने प्रशासनिक, सैनिक और भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया था। मतलब कि प्रशासनिक और सैनिक, भू राजस्व व्यवस्था का मतलब ये है कि सरकार में लगाने के लिए, सरकारी अधिकारियों को देने के लिए और सैनिकों को पैसे देने के लिए एक व्यवस्था का जो है बनाई गई थी भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें कर लिया जाता था उन लोगों से, भूमि कर के नाम से हम जानते हैं। अब दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था अपने पूर्वगामी राजपूत सामंती राज्य से भिन्न थी। पूर्वगामी राजपूत सामंती मतलब कि पहले के टाइम पे जो राजनीतिक व्यवस्था थी उससे हटकर थी बिल्कुल अब की राजनीतिक व्यवस्था। ये भिन्नता दो तरह से दिखाई देती है। एक तो इक्ता, इसका मतलब हस्तांतरण, लगान, अधिन्यास, और दूसरे शासक वर्ग का स्वरूप। विजेता द्वारा विजित क्षेत्र सैनिकों में बांटना मध्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था रही थी। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास रहा था वो राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इसमें जितना भी विजेता द्वारा जितने भी विजित क्षेत्र थे वो सैनिकों में बांट दिए जाते थे। अब इसका स्वरूप सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार ही बदलता रहता था। अब सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता जो थी उसी के अनुसार ही इसका स्वरूप वो बदलते रहते थे। अब जो क्षेत्र विजित होता था उस क्षेत्र के राजा को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। अधीनता का मतलब होता है हार स्वीकार करनी पड़ती थी या उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। अब कई क्षेत्रों पर सुल्तान का सीधा नियंत्रण होता था, परंतु अधिकतर क्षेत्र अमीर और सैनिक अधिकारियों में बांट दिए जाते थे। अब कुछ क्षेत्र जो विजय करते थे ये लोग, उसका डायरेक्टली नियंत्रण किसका होता था, सुल्तान का। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र जो थे वो अमीरों में और सैनिक अधिकारियों में भी बांट दिए जाते थे। अब इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता का अर्थ है वह भूखंड जिसमें आने वाला भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। अब ये किसी भी भूखंड मतलब कि ज़मीन पर जो लोग किसान मजदूर वगैरह जो भी खेती वगैरह करते थे उससे टैक्स ये लोग लेते थे। एक लिमिटेड इनका फिक्स टैक्स था, उसके रेट, और वो उनको टाइम टू टाइम पे करते थे, और जिसकी वजह से वो किसी भी अधिकारी या सैनिक का वो वेतन हुआ करता था। वो सैनिक और अधिकारियों में बांट दिए जाते थे। यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके पाने वाले को मुक्ति, वली या इक्तेदार कहा जाता था।
अब ये एक क्षेत्रीय अनुदान के रूप में हम देख सकते हैं, जिस क्षेत्र में जितनी खेती होती थी उसके हिसाब से उनका भूमि भुगतान करते थे, टैक्स पे करते थे, और ये सब मुक्ति वली या इक्तदार जिसे बोलते हैं उसको बांट दिया जाता था। जो नकद वेतन ना लेकर भूमि का कुछ भाग लेते थे, मतलब कि नकद वेतन वो नहीं लेते थे, वो कुछ भूमि का कुछ भाग लेते थे। अब इक्ता एक ऐसी संरचना थी जिसमें दो कार्य निहित थे। पहला कार्य था भू राजस्व इकट्ठा करना, पहला काम इनका, और दूसरा था उस एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों को वितरित करना। अब हम बात करते हैं जो इक्तादारी प्रथा रही थी उसका विकास किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले इल्तुतमिश जो था उसने कदम उठाया था इक्तादारी व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था रही थी। अब देखो, इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का ही एक शासक रहा है, जिसमें दिल्ली सल्तनत में प्रांतीय शासन व्यवस्था का विकास धीरे धीरे हुआ था। अब इस दिशा में पहला कदम किसने उठाया था? इल्तुतमिश ने। अब जब उसने इक्तदारी प्रथा का विकास भी किया था, उसने राज्य को अपने अनेक छोटे छोटे भूखंडों में विभक्त कर दिया जो इक्ता कहे जाते थे, मतलब क्षेत्रों में विभाजित कर दिया और उन्हें इक्ता कहा जाता था। और उस समय दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को इक्ता पुकारते थे। इक्ता शब्द जो था वो मूल तत्सम शब्द किता से बना है, जिसका अर्थ है भाग या भागों में बांटने के लिए किया जाता था। अब इक्तादारी व्यवस्था जो रही थी वो थी भूमि का कुछ हिस्सा उनको टैक्स के रूप में दिया करते थे। वो वेतन पैसे के अलावा, पैसे को छोड़कर वो भूमि का कुछ हिस्सा उनको दिया करते थे। अब इस आधार पर इक्ता पद्धति का अर्थ है कि कृषक उपज का एक निश्चित भाग, उपज जितना होती थी उनका एक निश्चित भाग सुल्तान को देने के लिए वो बाध्य हुआ करते थे। अब इस युग में इक्ताओं की ना तो संख्या निश्चित की जाती थी, ना ही उनका समान शासन प्रबंध समान हो सका था। अब प्रत्येक इक्ता का प्रधान मुफ्ती, नाजिम, नाइब, सुल्तान या वली के नाम से भी पुकार सकते हैं। भारत विजय के बाद तुर्कों के समक्ष प्रमुख समस्या विजयशील प्राप्त प्रदेशों पर नियंत्रित स्थापित रखने और वहां से राजस्व वसूली की रही थी। भारत को तो विजय कर लिया था इन लोगों ने, अब तुर्कों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनसे प्रविजित प्रदेशों से भू राजस्व इकट्ठा करना उनका काम था। और इस समस्या के समाधान के लिए सुल्तानों ने विजित प्रदेशों को इक्ता के रूप में देना प्रारंभ किया तथा इसका धारक मुक्ति अथवा इक्तादार कहा जाता था। इक्ता को दो श्रेणियों में विभक्त किया। पहला प्रांतीय स्तर की इक्ताएं या छोटी छोटी इक्ताएं जिसे बोलते हैं, और उच्च अमीरों को प्रांतीय स्तर की इक्ताएं दी जाती थी और जिनके व्यक्तियों और इक्तादारियों के प्रशासनिक, राजस्व संबंधी तथा सैनिक उत्तरदायी थे। अब कुल मिला के यही चीज़ है इसमें कि इक्ता व्यवस्था जो रही थी वो अमीर वगैरह जागीरदार जो रहे थे वो लोग इस की वजह से जो किसान वगैरह होते थे उनसे भू राजस्व वसूली करने का इनका काम होता था। अब इनकी अपनी उक्ताओं में वे अपना और सैनिकों का वेतन काटकर अवशेष धनराशि सुल्तान के पास भेजते थे। मतलब कि ये जितने भी इक्ता ये वसूल करते थे मजदूरों से, किसानों से, तो वो अपना और सैनिकों का वेतन काट के वो जितना भी बची कुची राशि होती थी वो सुल्तानों के पास जाता था। ऐसे उपलब्ध साक्ष्यों से बोध होता है कि मुक्ता को इक्ता में से छोटी छोटी इक्ताएं प्रदान करने का भी अधिकार था। अब ताजुद्दीन संजर कुतुलुक बुदायूं के मुक्ता ने इतिहासकार मिनहाज सिराज को जीवन निर्वाह के लिए इक्ता प्रदान भी की थी। अब छोटी छोटी इक्ताएं सुल्तान द्वारा नियुक्त सैनिकों को वेतन के बदले में दी जाती थी। अब इक्ताएं सुल्तान द्वारा जितने भी सैनिक रहे थे उनको वेतन के बदले दी जाती थी, जहां से वे भू राजस्व की उगाही करते थे। अब हम बात करें तबकात नासिरी, यहाँ से हम देखते हैं तबकात नासिरी से ज्ञात होता है कि भारत में इक्ता प्रदान करने की जो सर्वप्रथम प्रथा रही थी सुल्तान मुइजुद्दीन ने प्रारंभ की थी, जिसने 1192 ईस्वी में मतलब 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम तथा मलिक नसरुद्दीन एतिमुर को उच और मुल्तान की इक्ताएं प्रदान की गई थी। अब मलिक एतिमुर की मृत्यु के पश्चात उसके मालिक नसरुद्दीन को बादशाह को उच्च की इक्ता प्रदान की गई। मतलब कि इन लोगों का काम था ये सब इक्ता को इकट्ठा करना। इक्ता मतलब कि भूमि वगैरह इन लोगों को दी जाती थी, अधिकारी वगैरह थे उस टाइम पर। अब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शमशुद्दीन इल्तुतमिश को बदायूं की इक्ता दी थी। बदायूं मतलब कि ज़मीन दी थी, वहाँ का हिस्सा दिया था बदायूं का। जब 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था तो इसके राज्यकाल में इक्ता प्रदत्त किए जाने का सामान्य प्रचलन चला था।
अब क्या हुआ था कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा था उसमें इक़्तिदारों का बहुत ज़्यादा जो निधन हो चुका था बहुत सारे लोगों का, और उसके वृद्ध और निर्बल हो जाने के कारण कुछ लोगों के तो सैनिक सेवा में असमर्थ हो चुके थे तथा उनका जो पुत्र था उनकी इक्ताओं को अपने पिता से प्राप्त अधिकार स्वरूप समझते थे। अब सैनिक सेवा के निवृत्त कभी बुलाए जाने पर वह दीवाने आरिज़ में कोई बहाना लिखकर प्रेषित कर देते थे या फिर बिना किसी तैयारी के वहाँ पहुँच जाते थे उनके जो बच्चे थे। अब सुल्तान बुलबुल को जब ये जानकारी प्राप्त हुई तो सैनिक इक़्तिदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। क्या क्या? प्रथम श्रेणी में क्या कौन लोग आते थे? वे लोग आते थे जो वृद्ध और दुर्बल होने के कारण युद्ध के लिए सक्षम ना रह गए थे। उनके लिए सिर्फ 40 से 50 टंके इदरार, टंके मैंने बताया था आपको जो चांदी के सिक्के होते थे, 40 से 50 टंके उन लोगों के लिए निर्धारित कर दिया गया था और उनका गांव खालसा में मिला लिया था। अब द्वितीय श्रेणी में वो लोग आते थे जिनका वेतन उनका योग्यता के आधार पर निर्धारित किया गया था उसी के हिसाब से, और ये आज्ञा दी गई कि द्वितीय श्रेणी के लोगों के अधिकार में जो गांव हैं उनके राजस्व में से वेतन निकाल कर जो धनराशि शेष बचे उसे प्रतिवर्ष दीवान द्वारा वसूल किया जाए। अब किंतु उनके गांव जब्त ना किए जाए। दीवान द्वारा मतलब कि उनसे जो है टैक्स लिया जाए लेकिन इंटरेस्ट के साथ लिया जाए और उनके गांव जो है वो जब्त ना किए जाए। और तीसरी श्रेणी में वो लोग आते थे जिसमें अनाथ बच्चे और वो लोग सम्मिलित थे जिनके पास गांव तो थे और अपने दासों के साथ घोड़े अस्त्र शस्त्र आदि दीवाने आरिज़ में भेज देते थे। उनके विषय में आदेश दिया गया अन्यथों और विधवाओं के भोजन और वस्त्र का प्रबंध उनके गांव से कराया जाए। उनके गांव का जो राजस्व था वो शाही कोषागार में जमा कर दिया जाए तथा उनके गांव ले लिए जाए। मतलब कि इनका ये काम था कि कोषागार में जमा करना, मतलब कि इनका जो राजस्व था वो कोषागार मतलब कि एक वो बॉक्स होता था जिसमें ये जमा करते थे तथा उनका जो गांव था वो उन लोगों से ले लिया जाए। ये 3 श्रेणी वगैरह हम देखने को मिलता है। अब खिलजी वंश का जब शासन रहा था उसमें इक़्तिदारी जो प्रणाली थी वो किस प्रकार से आगे प्रचलित हुई थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण देश को विजय तो कर लिया था और यद्यपि वह मौलिक तथा रचनात्मक राजनीतिज्ञ भी थे किंतु उसने भी छोटे तथा बड़े प्रांतों को पूर्ववत रहने दिया था। छोटे और बड़े प्रांत जो पहले से रहे थे वो उनको वैसे ही रहने दिया था। इसलिए उसके शासनकाल में 2 प्रकार के जो प्रांत थे उनका आविर्भाव हुआ था, अर्थात एक वे जो पहले से ही दिल्ली सल्तनत के अधीन चले आ रहे थे और द्वितीय व्यक्ति थे जिनको विजित कर उसी के समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया था। 2 तो प्रकार के इक्ते इसमें देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार के प्रांत इसमें हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार के इक्ताओं में मुक्ति या वली जिसे हम बोलते हैं उसके कुछ अधिकार रहे थे जिससे वह अपने इक्ता को दिल्ली सल्तनत के पूर्ण प्रभाव में ले सके। अब जो इक्ता थे उसको दिल्ली सल्तनत के पूरे प्रभाव में ले सके, कुछ अधिकार उनके थे। अब इसके अलावा हिंदुओं के वे राज्य थे जिन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार करके उसे वार्षिक कर देना आरंभ किया था और अपने आंतरिक शासन में वे स्वतंत्र भी रहे थे। अब इसके अलावा जो हिंदू लोग थे, दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे जिसमें हिंदू वगैरह रहते थे, उन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार की और उसे वार्षिक कर देना उन्होंने आरंभ भी किया था। खिलजी और तुगलक सुल्तान जो थे उनके शासनकाल में बंगाल, गुजरात, जौनपुर, मालवा, खानदेश तथा दक्षिण सबसे महत्वपूर्ण सैनिक प्रांत रहे थे। ये जब तक वह सुल्तान की आज्ञा का पालन करते रहे और आवश्यकता अनुसार सैनिक सहायता देते तब तक वह अपरिमित शक्ति का उपभोग करते थे। इट मीन्स कि जब तक सुल्तान की आज्ञा का पालन भी करते थे और सैनिक सहायता उनको प्रदान करते रहते थे तब तक उनकी पावर जो थी वो बनी रहती थी और फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होती रहती थी। अब उन्हें अपने आय व्यय का हिसाब रखना पड़ता था और बचत का धन केंद्रीय सरकार के कोष में जमा करना पड़ता था। अब केंद्रीय जो सरकार थी उनके कोष में इनको जमा करना पड़ता था। मुक्तियों और वलियों को इस्लामी कानून की रक्षा करना तथा उन्हें कार्यान्वित करने और उलेमाओं की रक्षा करने, न्याय शासन का प्रबंधन करने, न्यायालयों के निर्णयों को कार्यान्वित करने, राजमार्गों को डाकुओं से सुरक्षित रखने और व्यापार, वाणिज्य और भौतिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने का आदेश दिया जाता था। अब मुक्ति और वली जो थे वो ये सब कार्य ये लोग किया करते थे, इनको ये सुल्तान के द्वारा आदेश
दिया गया था। अब सुल्तान की जो आज्ञा थी उसके बिना वे राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं कर सकते थे। राज्य विस्तार मतलब कि इनका राज्य पर जितना कब्जा होता था वो किसी और राज्य पर कब्जा करने के लिए युद्ध नहीं कर सकते थे। और जब वे सुल्तान की आज्ञा के पश्चात युद्ध करते थे तो वे लूटे हुए माल में से केंद्रीय सरकार को हिस्सा भी देते थे। अब कोई भी मुक्ति राजदंड छत्र सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता था। वे सुल्तान की भांति दरबार नहीं कर सकते थे और अपने नाम से खुतबा नहीं पढ़वा सकते थे और सिक्के नहीं चला सकते थे। उनको ये सब काम करने की परमिशन नहीं थी। दरबारी नहीं बन सकते, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वा सकते थे और सिक्के भी नहीं चला सकते थे। अब ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि खिलजी सुल्तान और आरंभिक सुल्तान को राज्यकाल में इक़्तिदारों की नियुक्तियों में भी कमी आई थी। अब जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था उसने शाही सैनिकों को वेतन के रूप में इक्ता प्रदान करने की प्रथा जो थी वो समाप्त कर दी थी। उसने राजकोष से वेतन प्राप्त होने लगा था। जहाँ तक प्रांतीय स्तर के इक़्तिदारों का संबंध था उनके अधिकारों में कमी आई थी। इक़्तिदारों का संबंध किससे? प्रांतीय स्तर पर अगर हम देखें तो उनके अधिकारों में कमी आई थी और राजस्व के क्षेत्र में केंद्रीय नियंत्रण वृद्धि होने लगी थी। अब गयासुद्दीन तुगलक जो था उसमें इक्ता के राजस्व में मुक्ता की धनराशि तथा उनके अधीन सैनिकों के वेतन की धनराशि का स्पष्ट विभाजन कर दिया था। अब जब गयासुद्दीन तुगलक का समय आया था उसने इक्ता के राजस्व में मुक्ता की धनराशि को और उसके अधीन जितने भी सैनिक थे उनकी वेतन की धनराशि का विभाजन उसने कर दिया था। अब जो मुक्तियों को वह आदेश दिया गया था कि अनुमानित राजस्व से अधिक वसूली की दिशा में वह अतिरिक्त आय, जिसे बोला जाता है फवाजिल, में से 5 से 10% स्वयं रखकर शेष धनराशि जो थी वो कोषागार में भेज दी जाए। अब जो है केंद्रीय स्तर पर जो कोषागार था उसमें डालने के लिए कहा गया था। अब सैनिकों के लिए आवंटित धनराशि में से मुक्ता को कुछ लेने का अधिकार नहीं था। अब सैनिकों के लिए जितनी भी धनराशि ली जाती थी उसमें मुक्ता का कोई उसमें हिस्सा नहीं होता था। अब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में इक्ता में प्रशासन के हस्तक्षेप में अधिक वृद्धि भी हुई थी और सुल्तान ने इक्ता में राजस्व उगाही वसूली का ठेका देना भी प्रारंभ इसने कर दिया था। अब क्या होता है कि उसने राजस्व वसूली का अधिकार मुक्ता से लेकर वली उल खराज को दे दिया था, अधिकारी को प्रदान किया। वली उल खराज नाम है और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में उदार नीति का भी अनुसरण किया था। उदारवादी नीति को अपनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उससे सैनिकों के वेतन के रूप में इक्ता प्रदान करने की नीति का प्रचलन किया और इसे वंशानुगत बना दिया था। अब उसने अनुमानित राजस्व जो होता था, जितना भी अनुमान लगाते थे ये लोग राजस्व का, उसको स्थायी बना दिया था, परमानेंट बना दिया था। और लोधी शासकों के समय में मुक्ति तथा वली स्वच्छंदता से व्यवहार करते थे। जो लोधी शासक के समय जब रहा था, लोधी वंश जब रहा था, उस समय मुक्ति और वली जो थे वो अच्छे से व्यवहार किया करते थे। उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं और हाथी भी थे जिन पर अधिकांश समय में सुल्तान का एकाधिपत्य रहा था, जिसका उल्लेखनीय पूर्व में किया गया है। मतलब कि पहले के टाइम पे जो होते थे उनका अधिकार था सुल्तान का, इनके बड़े बड़े सेनाएं जो थी, उनके हाथी वगैरह जो थे, उन पर सुल्तान का अधिकार था। समय समय पर जो हुए विद्रोह, राजवंश में परिवर्तन होने के कारण ये जो था एक बहुत बड़ा कारण रहा था। और डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार दुर्बल सुल्तानों के समय में वास्तविक शासकों जैसा व्यवहार करते तथा अपरिमित सत्ता का उपयोग करते थे। मतलब कि वास्तविक शासक ये थे जैसा व्यवहार करते थे और अपरिमित सत्ता का उपयोग भी करते थे। अपरिमित का मतलब ये होता है कि जितनी भी सत्ता इन लोगों को मिली हुई थी वो सही प्रकार से उसका उपयोग करते थे। फिरोज शाह तुगलक के दुर्बल अधिकारियों के समय में इनमें से कुछ सूबेदार सरलता से स्वतंत्र शासक भी बन गए थे। अब इस फिरोज शाह तुगलक का जब दुर्बल अधिकारी थे उस समय में इनमें से कुछ सूबेदार सरलता से स्वतंत्र शासक भी बन गए थे, इसकी वजह से, क्योंकि इनके दुर्बल अधिकारी भी रहे थे। अब हम देख सकते हैं कि जो इक्ता व्यवस्था थी वो विभिन्न चरणों का इतिहास हम देख सकते हैं कि इक्ता प्रणाली व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आई थी। और स्टार्टिंग में सुल्तान की पेशकशी प्रांतपतियों के मध्य सल्तनत का एक सरल विभाजन रहा था। स्टार्टिंग में जब सुल्तान का अधिकार रहा था, जब इक़्तिदारी इल्तुतमिश के टाइम पर, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल पर इस पे केंद्रीय नियंत्रण बनने लगा था।
अब तुगलक वंश में आरंभिक सुल्तानों के काल अर्थात 14वीं शताब्दी में पूर्वार्ध तक एकता की आय में वृद्धि हुई और उस पर केंद्रीय नियंत्रण भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसी शताब्दी के मध्य से एकता पर केंद्र का नियंत्रण शिथिल हो गया था। शिथिल का मतलब परमानेंट हो गया था, जिससे इक़्तिदार अनुबंध किश्तों के समय उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं अपने पास रखने लगे थे। अब किश्त जितनी भी पे होती थी उसके साथ उत्पादन का अधिकांश भाग, ज़्यादातर भाग जो होता था वो अपने पास भी रखने लगे थे इक़्तिदार जो थे। इस प्रकार शक्तिहीन सुल्तानों के शासनकाल में इक़्तिदारी व्यवस्था सल्तनत के विघटन में सहायक सिद्ध हुई थी। मतलब कि ये जो इक़्तिदारी व्यवस्था रही थी वो सल्तनत काल के विघटन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसने रोल निभाया था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी इसमें। और इस प्रकार दिल्ली सुल्तानों की इक़्तिदारी व्यवस्था जो थी वो राजपूत शासकों की सामंती प्रथा से बहुत ज़्यादा अलग रही थी। अब मूलतः अपने बड़े सैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए भू क्षेत्र प्रदान कर देने से इसका आरंभ हुआ था। बड़े जो सैनिक अधिकारी थे उनको वेतन देने के लिए भू क्षेत्र प्रदान देने से इसका आरंभ हुआ था। लेकिन बाद में ये दूरस्थ प्रदेशों को प्रशासकीय रूप से केंद्र को बांधे रखने में भी और केंद्र की आय में वृद्धि करने में भी, जिससे कि उनकी सैनिक शक्ति में वृद्धि संभव हुई और दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी हुआ था, जिसकी वजह से ये सहायक भी सिद्ध हुई थी। अब बहुत सारे चेंजेस इसमें देखने को हमें मिलते हैं कि बड़े सैनिकों के वेतन के रूप में तो जो थी भूमि वसूल करते थे, लेकिन बाद में ये दूरस्थ प्रदेशों को प्रशासकीय रूप में केंद्र को बांधने में भी मदद करी। प्रशासकीय रूप में मतलब कि जो एक कानून वगैरह इसके लिए एक परमानेंट बना दिए गए थे और केंद्र की जो आय थी उसमें वृद्धि भी हुई थी, जिसकी वजह से सैनिक शक्ति में भी वृद्धि हुई थी। ये सहायक सिद्ध हुई थी इसमें। अब मैंने आपको बता दिया इसमें कि किस तरीके से खिलजी वंश और तुगलक वंश का जो समय रहा था उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था, और वहीं इसने प्रशासनिक कार्य क्या किया था जिसमें एकता प्रणाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहे थे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगी आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।